अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में और इस वीडियो में हम ये 11 वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं जिनके बारे में क्विक सा रिव्यू लेंगे और सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जर्नल व्यू लेंगे कि क्या इनकी फिलोसफी थी, क्या इनके पॉलिटिकल थॉट्स थे और क्या इनकी अहम बुक्स थी जिन्होंने इन्होंने काम किया। तो ये सब एक जर्नल सा व्यू हम इसमें लेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम एक वेस्टर्न फिलोसफर की बात करें तो वो है प्लाटो। और प्लाटो जो है वो 427 बिफोर क्राइस्ट एथेंस में पैदा हुए थे। ये जो प्लाटो थे वो स्टूडेंट थे सुकराट्स के। और इन्होंने जो थ्योरीज दी थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी थ्योरीज है जिनकी वजह से ये मशहूर हुए, वो थे दो थ्योरीज थी। एक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस और एक थी थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट। थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने ये बताया था कि जो हर इंसान का स्टेट में एक फंडामेंटल राइट होता है और उस राइट की पहचान उस आदमी को अपने राइट की होनी चाहिए। और इतने ही उसको अपना राइट हासिल करने के लिए उसमें इतनी वो होनी चाहिए कि वो कोशिश करे कि उसका जो राइट है वो इन्फ्रिंज ना हो और वो उसके हसूल के लिए कोशिश करता रहे उस स्टेट में। फिर दूसरे इसके बारे स्टेट की क्या जिम्मेदारी है कि वो जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट करें, कोई भी लॉ को वायलेट ना करे और हम लोकल लेवल तक, निचली सतह तक जस्टिस प्रोवाइड करें हर चीज़ में। थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट में क्या था कि थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट में ये है कि जो फिलोसफर है वो किंग होगा और किंग जो है उसको लॉ से भी प्रोटेक्शन है। दूसरा ये कि इसने कम्युनिज्म को थोड़ा सा प्रमोट किया था कि जो किंग हैं या जो सोल्जर्स हैं वो उनके पास कोई भी वेल्थ या प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन नहीं करेंगे, सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। दूसरा इसने इनमें जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया था। एजुकेशन के बाद कंट्रोल सिस्टम एक प्लाटो ने रखा था कि 6 साल तक जो है स्टोरी सुनाई जाएंगी, फिर मैथमेटिक्स और इस तरह की एडवांस स्टडीज दी जाएंगी और फिर जब वो 35 साल की उम्र में पहुंच जाएगा तो फिर उसे सिविल सर्विसेज में भेज दिया जाएगा, जैसे CSS और PMS की सर्विसेज में अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद जब वो 50 साल का होगा तो वो किंग बना दिया जाएगा। 50 साल से पहले वो किंग नहीं बनेगा, वो एक फिलोसफर, उसके पास तालीम एक इतनी आ जाएगी कि वो किंग की एक हैसियत रख सकता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें थी आइडल स्टेट के। आइडल स्टेट में और उसने ये भी कहा था कि आर्ट और सेंसरशिप में आर्ट को और लिटरेचर को सेंसर कर दिया जाएगा क्योंकि ऐसी कोई इमोरल चीज़ जो है वो हमारी यंग जनरेशन ना सीखे। तो इस तरह काफ़ी कंट्रोल सिस्टम था और काफ़ी इस तरह यूटोपियन जो एक कहते हैं ना कि वो ख्यालात थे इसके आइडियल साइड के लॉ सब फॉलो करेंगे और एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल होगा, मैन और इक्वल वुमेन जो है वो इक्वली ट्रीट होंगे। हर चीज़ यूटोपियन जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में मुमकिन नहीं है वो सी चीज़ें, तो वो इसने इसमें अपनी आइडियल स्टेट में कही थी। उसके बाद डिवीजन ऑफ स्टेट को इसने फिलोसफर्स, मिलिट्री और लेबर क्लास में इसने डिवाइड किया है। फिलोसफर्स में हमारे पास आ जाएंगे किंग, जो इसने कहा था जो फिलोसफर्स होंगे वो किंग की हैसियत रखेंगे। मिलिट्री में जो सोल्जर्स होंगे वो फोर्स का यूज़ करना जानते होंगे और उसको फोर्स को यूज़ करेंगे। लेबर में इसने कहा था कि लेबर क्लास जो होगी वो वर्कर्स होंगे और वो ना तो मिलिट्री क्लास में जा सकते हैं और ना वो फिलोसफर्स की हैसियत रख सकते हैं। वो अपनी ये इसने डिवाइड किया था कि कोई एक दूसरे की क्लास में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपनी स्किल की वजह से ये अपनी जो लोग हैं वो इस जो पार्टिकुलर जो है डिवीजन है इसमें जाएंगे और उसमें ही रहते हुए काम करेंगे। फिर इसकी जो फेमस बुक आई थी वो आई थी द रिपब्लिक। इसमें द रिपब्लिक में इसने थ्योरी ऑफ जस्टिस और आइडल स्टेट की ही बात की थी और इसमें इसने वर्च्यू ऑफ नॉलेज की बात की थी कि ये जो 3 अदारे हैं, ये 3 डिवीजन ऑफ स्टेट जो इसने की थी, ये अपनी अलग अलग नॉलेज रखते हैं और उस नॉलेज के तहत ही ये अपनी अपनी पार्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो इनकी स्टेट है उसमें ये जो लोग हैं यहाँ के वो इसमें जाएंगे। बात करें अपने सेकंड फिलोसफर के बारे में, वेस्टर्न फिलोसफर जो कि था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो था वो 384 बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुए थे और इनके जो फादर थे वो फिजिशियन थे। ये जो अरिस्टोटल थे वो प्लाटो के स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर के ये टीचर थे। इसके बाद इन्होंने जस्टिस पे जो बात की थी वो ये थी कि हर कोई इक्वल है जस्टिस जुडिशरी के सामने और हर किसी पे ये हर किसी पे ये मतलब उनके लिए ये राइट है कि उन्होंने लॉ को फॉलो करना ही करना है। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्टेट का जो इम्पोर्टेंट इनकी थ्योरी थी उस पर बात करें तो उस पर इन्होंने ये बात की थी कि जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है, जो एक इंसान है दुनिया में वो अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, वो तन्हा नहीं रह सकता।
उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वो म्यूचुअल हारमनी से या बाहमी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसने थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या कहा था कि एक इंसान है, वो जब दो चार इंसान इकट्ठे मिलते हैं तो वो एक ग्रुप बनाते हैं। जब वो ग्रुप बनाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और जैसे इंसान इकट्ठे होते जाते हैं तो वो एक टाउन की शक्ल लेते हैं। फिर जब टाउन जो है, कस्बे हैं जो, वो एक आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बढ़ते जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है, तो फिर वो एक सिटी में इख्तियार हो जाते हैं, सिटी में चेंज हो जाती है। और उसके बाद सिटी जो है वो एक स्टेट में या एक कंट्री में चेंज हो जाती है। तो इस तरह जो है वो स्टेट की एवोल्यूशन होती है। इसके बाद इस गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट को इसने 3 तरह की गवर्नमेंट में डिवाइड किया, मोनार्क, टायरनी और एरिस्टोक्रेसी। मोनार्क में इसने ये बताया जैसे बादशाह की हुकूमत होती है, और टायरनी में जो डिक्टेटरशिप की हुकूमत होती है, और एरिस्टोक्रेसी में जो 2-3 लोग जो मिल के एक हुकूमत कर रहे होते हैं, उसमें एरिस्टोक्रेसी में आती है। जो ओलिगोक्रेसी में भी चेंज हो जाती है, कुछ लोगों के पास हुकूमत होती है। तो इस तरह की गवर्नमेंट को इसने दिया। उसने जो प्रमोट किया था वो मोनार्क को प्रमोट किया था। इसके बाद जो इसने बुक्स दी थी, जो इसकी इम्पोर्टेंट बुक्स थी, वो थी पॉलिटिक्स, जिसके 8 वॉल्यूम आए थे, 8 वॉल्यूम्स आए थे। और दूसरा इसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जिसमें इस तरह की इसने बातें की थी, जिसमें उसने सोशल लॉज और कस्टमरी लॉज पे बातें की थी। तो ये जो थे सारे इसके इम्पोर्टेंट काम थे। इसके बाद इसने स्लेवरी पे भी बहुत बात की थी कि स्लेवरी को कितना प्रमोट किया, और उसको उस पर कि इतनी स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, या इस तरह जो भी बातें की थी, तो उसने इन सारी चीज़ों को उसमें बात की। नेक्स्ट फिलोसफर से के पहले बात करें तो फिर ये जो जितने भी फिलोसफर्स मैं आपको बता रही हूँ, इनकी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आप ये डिटेल लेक्चर भी इनके लाजमी सुनिएगा। ये तो मैं क्विक रिव्यू दे रही हूँ सबका, कि जनरल सा एक याद हो जाए। तो इनकी डिटेल वीडियोस जो भी आपने देखनी है, आप इनके निकालें मेरे चैनल से और आप देख सकते हैं। तो इसके बाद अब हम थर्ड फिलोसफर की बात करें तो वो है होब्स। तो अरिस्टोटल जो था, ये एक इसकी साइंटिफिक पॉलिटिकल थॉट थी, क्योंकि इसके जो अबू थे वो फिजिशियन रहे थे, तो इसका साइंस में इंटरेस्ट था। इसने काफ़ी जो है साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े थे, जैसे जोलॉजी पढ़ी थी, ज्योमेट्री पढ़ा था, और जितने भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इसने बहुत सारे पढ़े थे। इसी तरह हॉब्स के जो है, हॉब्स की भी जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी वो साइंटिफिक पॉलिटिकल थॉट्स पे बेस्ड थी। अच्छा, जो हॉब्स है वो 1588 में लंदन का एक शहर था, वहाँ पे पैदा हुए थे। और जब ये पैदा हुए थे तो वो जो एक पूरा सिनेरियो था इनके लाइफ का, जर्नी का, वो एक अनरेस्ट का पीरियड रहा था। तो इन पे बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई थी, तो कुछ इस तरह के इनके हालात थे शुरू से ही। उसके बाद फिर इन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी थी। ज्योमेट्री के इन्होंने जो पढ़ाया भी था, तो उसकी वजह से इनका साइंस में इंटरेस्ट हुआ था, और जिस वजह से इनके साइंटिफिक पॉलिटिकल थॉट्स थी। इन्होंने कहा था कि जैसे हम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसी तरह हम अपने जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको वैसे ही सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद जो इनकी मशहूर फेमस जो इनकी थ्योरी थी वो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था कि चूंकि ये एक अनरेस्ट का पीरियड रहा था, तो इनकी सोच, इनकी पॉलिटिकल थॉट इनकी वैसी थी। तो इनके ख्याल में ये था कि जो इंसान है वो एक सेल्फिश है, उसकी जो नेचर है वो बाय नेचर जो है वो सेल्फिश है। ठीक है, तो अगर हम लोगों पे ये छोड़ देंगे कि उन्होंने एक स्टेट चलानी है, तो वो सही स्टेट नहीं चल सकेगी। वो हर कोई जो है अपने फ़ायदा लेने में होगा, वो किसी दूसरे की इंसान की परवाह नहीं करेगा, तो इसलिए वो स्टेट नहीं चल सकती। फिर इन्होंने अपनी थ्योरी में पीस का एक लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल किया, जिसका इन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जो इंसान है वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है, तो फिर वो उसको लेने के हसूल के लिए जद्दोजहद करता रहता है, और जब वो उसको चीज़ मिल जाती है तो वो उसमें उसको वो इत्मीनान हो जाता है, वो उसमें पीस आ जाता है कि मैंने अपनी जो ख्वाहिश की थी वो चीज़ मुझे मिल गई है। और अगर वो चीज़ कोई इसको नहीं मिलती तो वो बेआराम रहता है, वो उसमें पीस नहीं आता। दूसरा ये कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता उसमें अपना पीस भी नहीं ढूंढता, तो इसलिए ये इसका पीस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नो वन कैन गो अगेंस्ट द किंग। तो इसमें ये है कि जो एक स्टेट है उसमें किंग का होना लाजमी है, और किंग के बगैर जो है वो स्टेट नहीं चल सकती, और किंग को बाय फोर्स डंडे के जोर पे स्टेट को चलानी होती है, क्योंकि जो लोग हैं वो सेल्फिश हैं, वो खुदगर्ज हैं।
वो जो स्टेट है वो रन नहीं कर सकते, तो किंग ऐसे लॉज बनाए फोर्सफुली जो इन पे लागू हों, और जो लोग हैं वो इसको किंग के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट ना जाए और उसको फॉलो करें। इसमें इसने डेमोक्रेसी भी की कॉन्सेप्ट को भी बताया कि जो लॉज वगैरह किंग बनाए वो ये ना हो कि वो अपने लिए हो, वो लोगों की बेहतरी के लिए भी बनाए जा सकते हैं। तो दूसरा इसने गवर्नमेंट का जो इंतखाब किया था वो मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने इंतखाब किया था कि वो जैसे किंग है तो वो बादशाहत की हुकूमत है, तो वो बेस्ट हुकूमत है, वो कंट्रोल कर सकती है, लोगों की खुदगर्जी को कंट्रोल कर सकती है और डंडे के जोर पे हुकूमत को चला सकती है। जो इसकी फेमस बुक्स थी वो थी लेविएंथम, 1657 में आई थी ये बुक, और इसमें ही इसने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में सारे में डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा जो इसकी और दो फेमस बुक्स थी वो थी डी साइब और डी कॉर्पोरेट। इसका जो पीरियड था और जो जॉन लॉक का हम नेक्स्ट देखेंगे, इन दोनों का जो लाइफ स्पैन का पीरियड था वो सेम था, लेकिन इनकी पॉलिटिकल थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट थी एक दूसरे से। ऑक्सफोर्ड की बात करें तो वो थे हमारे पास जॉन लॉक। जॉन लॉक जो थे वो 1632 में रिंगटन का एक शहर था वहाँ पे पैदा हुए थे, और इन्होंने जो ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ाया भी था, और फिर उसके बाद पहले टीचिंग की थी, उसके बाद ये मेडिसिन की फील्ड में चले गए थे, थोड़ी अरसा उस फील्ड में रहे, और उसके बाद इन्होंने लेटर ऑन जो है पार्लियामेंट ज्वाइन कर ली थी। और पार्लियामेंट भी इन्होंने जितना अरसा ये पार्लियामेंट में रहे थे, ये अच्छे ओहदों पे रहे थे, ऊंचे ओहदों पे रहे थे, ये एक कानून साज थे, और इनकी जो फैमिली थी वो भी सारी एक कानून साज से जो थी बिलोंग करती थी। तो इनको जो ये मशहूर थे वो फादर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के लिए मशहूर थे। इन्होंने लिबरलिज्म को बहुत प्रमोट किया था। इनके जो 3 इंपॉर्टेंट काम थे वो ये थे कि इन्होंने एक तो लिबरलिज्म को बहुत प्रमोट किया था, सेकंड इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का जो पहले फिलोसफर था उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉन लॉक थे। उसके बाद थर्ड इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में कुछ अपना बताए थे, व्यूज दिए थे। तो लिबरलिज्म में इन्होंने ये प्रमोट किया था कि हर इंसान को जो है वो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू स्पीच है, राइट टू मूवमेंट है। तो इस तरह के जितने भी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में ये जो है इन्होंने बताया था और उसको प्रमोट किया था। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर में इन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की, जो हमारे मुल्क में 3 अदारे होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है, लेकिन इन्होंने जो पावर की सेपरेशन की थी वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अदारों के दरमियान में की थी। इन्होंने इसमें जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो पहले इन्होंने ही दिया था। उसके बाद जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसकी, उसमें बात करें तो इन्होंने 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें बताए थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा होता है कि जिसमें लोगों का पीपल टू पीपल, जिसमें लोगों का लोगों से कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्होंने एक दूसरे की जो राइट्स हैं उसको इन्फ्यूज नहीं करना, सिविल राइट्स हैं, एक दूसरे को जो है बामी से रहना है स्टेट में, और अपने अपने जो इनकी ड्यूटीज़ हैं उनको स्पेसिफिकली परफॉर्म करना है। दूसरा इसमें इनका जो इसी का जो फर्स्ट थ्योरी का सेकंड पार्ट ये था कि जो एक तो लोगों का लोगों के दरमियान एग्रीमेंट होगा, दूसरा स्टेट और लोगों के दरमियान एग्रीमेंट होगा। जो स्टेट के लॉज हैं वो लोगों पे आयद होंगे कि वो उसे फॉलो करेंगे, और जो स्टेट ऐसे लॉज बनाएगी लिबरलिज्म के तहत बनाएगी जो लोग उसे फॉलो करेंगे, जिसमें लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे, ऐसे लॉज वो बनाएगी। सेकंड जो इसकी थ्योरी थी वो थी जो है कंसेंट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी में इसने एक्सप्रेस और टैसिट का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। टैसिट का मतलब ये कि जो वहाँ के स्टेट के जो लोग हैं वो बाहमी मुशावरत से, जिस तरह डेमोक्रेसी में होते हैं, वो वोट देंगे, वो अपना मशवरा करेंगे, जो उनका लीडर है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसको मुंतखब करेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट की बात की थी कि टैसिट का मतलब, टैसिट कंसेंट थ्योरी का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो आपस में मशावरत करने के बाद जो कंसेंट देंगे, जो अनाउंस करेंगे, वो एक्सप्रेस थ्योरी में आ जाएगा। फिर एक्सप्रेस कंसेंट थ्योरी में तो जो एक्सप्रेस कंसेंट थ्योरी वो क्या होगी कि जिसमें लोगों ने अनाउंस कर दिया कि ये हमारा लीडर होगा, ये हमारा नुमाइंदा होगा, तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये 3 जो कॉन्सेप्ट थे वो मेजर कॉन्सेप्ट वो जॉन लॉक ने दिए थे। तो ये जो 3 इन तीनों में डिफरेंस आ जाता है। अब हम रोसो के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने 5th वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में, जो कि है रोसो। अब रोसो जो था वो था 1712 में जिनेवा, एक शहर है स्विट्जरलैंड का, उसमें ये पैदा हुए थे।
और इनके जो फादर थे वो एक स्किल्ड वॉच मेकर थे, वो एक अच्छी घड़ियां बनाते थे, वो एक स्किल्ड इंसान थे। और इनका जो इससे ये जाहिर होता है, इनकी मदर की डेथ हो गई थी इनकी चाइल्डहुड में, और इससे ये जाहिर होता है कि जो इनका जो सारा बचपन था या जो इनका लाइफ स्पैन था वो एक गरीबी में गुजरा था। तो उस लिहाज से इनके फिर जो पॉलिटिकल थॉट्स बने थे और उस तरह उन्होंने अपने थॉट्स को जिक्र किया था। इनके जो दो इम्पोर्टेंट जो फिलोसफीज हैं जिन पे ज़्यादा बात की जाती है, उसमें सबसे पहले एक जनरल विल पे बात की जाती है और इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात की जाती है। तो जनरल विल की इनकी जो फिलोसफी थी उसके बारे में बात करें तो उसमें इन्होंने इसको दो तरह की विल में डिवाइड की है। जनरल विल एक तो होती है रियल विल और एक होती है एक्चुअल विल। एक्चुअल विल वो होती है जो कि इंसान की इनफरादी जो विल होती है, जो उसकी अपनी मुश्तरका जो राय होती है वो होती है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल विल का मतलब ये है कि ये सेल्फ सेंटर्ड होती है, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ख्वाहिश करता है, जो अपने बारे में सोचता है, उस विल को कहते हैं। ये इरेशनल विल होती है। रियल विल में ये होता है कि जो ये रैशनल विल होती है, और ये जो विल होती है वो तमाम जो स्टेट के लोग हो रहे हैं उनकी जो बाहमी विल होती है उसको कहते हैं। तो रोसो की जो जनरल विल है वो रियल विल पे बेस करती थी कि जो लोगों का एक इंसान का जो राइट है वो दूसरे इंसान का भी राइट है, और इस तरह इनकी जो मुश्तरका इनकी जो विल है वही एक जनरल विल बनेगी एक स्टेट को चलाने के लिए। तो इसमें जनरल विल में इसने कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सलिटी का, जो यूनिवर्सल लॉ होता है कि जो सबके लिए एक होता है और जो सबकी ख्वाहिश के मुताबिक होता है और जो सब पे इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो सब इक्वली फॉलो करते हैं, उसके बारे में किया गया था कि सबके जो राइट्स हैं वो इक्वली प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसने यूनिवर्सलिटी की इसमें जनरल विल में बात की थी। और अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो इसने बात की थी वो की थी कि मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है, जो अगर हम इसे कदीम ज़माने में देखें, जो बाय नेचर देखें, तो इंसान जो है वो एक फ्री बाय नेचर फ्री इंसान फ्री है, बाय नेचर उसकी फ्री है, वो आज़ाद है, वो किसी का बाउंड नहीं है। उसके जो लॉज हैं वो इतने उसे बाउंड नहीं करते, उसे चेंज में कैद नहीं करते। लेकिन अब ड्यू टू इवेल्युएशन, जैसे जैसे इवेल्युएशन होती गई, जो इवोल्यूशन होती गई, तो जब इवोल्यूशन हुई तो जो लोग थे उनके जो ओहदे बनते गए और जो गवर्नमेंट में वो चेंज होते गए, और गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को इस तरह जो हुकूमत में लोग आ गए, उन्होंने जो लोगों को गुलामी में ले लिया कि हम जो लॉ बनाएंगे वो लोगों ने फॉलो करना है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया। तो वो जो लोग हैं, जो आम आवाम है, वो बाउंड होती गई, वो अपने हुक्मरान को फॉलो करने के लिए जो है इस पर बाउंड होती गई। तो इस तरह के अब जो है वो लॉज आ गए हैं। लेकिन ऐसे रोसो के मुताबिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये है कि ऐसे लॉज होने चाहिए जिसमें इंसान जो है वो फ्री हो, वो अपने जो ज़िंदगी है वो फ्रीली इंजॉय कर सके, वो इंसान को बाउंड ना कर सके एज़ फार एज़ कम्पेयर कि वो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। जहाँ पे नुकसान पहुंचाए वहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट हो। तो इन जो तीनों फिलोसफर्स है, इसका बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि इसने तो जो कहा था कि डंडे के जोर पे जी हुकूमत चलनी चाहिए, और हॉब्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और इंसान को इसने खुद गर्ज कहा था। लॉक ने कहा था कि इंसान अच्छा है, रोसो ने भी यही कॉन्सेप्ट दिया कि इंसान अच्छा है। और ये इन दोनों का ये जो काफ़ी मिलता है कि ये फ्री है, इंसान आज़ाद है बाय नेचर। तो लेकिन लॉक ने कहा कि लिबरलिज्म पे उसने जो अपना सारा कॉन्सेप्ट है उसको किया, फॉलो किया, और कहा कि जो स्टेट में जो लोग हैं वो फॉलो करेंगे। और जो रोसो ने कहा कि जो स्टेट के जो कवानीन बनेंगे वो लोगों जो उधर के लोग हैं उसको बाउंड करने के लिए कवानीन नहीं बनने चाहिए, बल्कि ऐसे कवानीन होने चाहिए जो उधर के जो लोग हैं उनके बिल के अकॉर्डिंग हो, उनकी जनरल बिल के अकॉर्डिंग हो, यूनिवर्सलिटी हो उसमें। तो इस तरह इनकी ये 3 थ्योरीज आई थी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 6th वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में जो थे कि मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो थे वो 1689 में बोर्डेक्स एक शहर था फ्रांस का, वहाँ पे पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे वो एक फ्रेंच लॉयर थे, और इनके जो एक अंकल थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। तो इनके जो फैमिली थी वो काफ़ी पढ़ी लिखी और लॉ से रिलेटेड फैमिली थी, तो इसलिए इनका लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ था। और इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो ज़्यादा लॉज के बारे में ही है। फिर इन्होंने इनके जो 3 इंपॉर्टेंट काम थे उसमें सबसे पहले थे एक
पर्शियन लेटर्स जो कि इन्होंने दिए थे 1721 में। सेकंड इनका जो इम्पोर्टेंट काम था वो था इनकी फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस के नाम से आई थी 1748 में, तो इसमें इन्होंने बात की थी। और थर्ड जो इनका काम था इम्पोर्टेंट वो लिबर्टी ऑफ लॉस के जो लिबरल के जो कॉन्सेप्ट जॉन लॉक ने दिया था उसी पे इन्होंने बात की थी। इनका जो पॉलिटिकल फिलोसफी लॉ के बारे में वो काफ़ी हद जॉन लॉक से मैच करती है और इन्होंने उनको फॉलो किया था। तो पर्शियन लेटर्स में इन्होंने जो है वो बात की थी जो फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी या रिलीजियस या सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो सिचुएशन थी उसके बारे में इन्होंने बात की थी। द स्पिरिट ऑफ लॉस की जो इनकी बुक थी इसमें इन्होंने बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर की, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट इस बुक का पॉइंट है और जिसकी वजह से ये फेमस हुए। जैसे कि जॉन लॉक ने बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के दरमियान में, दो ब्रांचेस के दरमियान में इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी। इसी तरह इसने इसको फॉलो करते हुए सेपरेशन ऑफ पावर में ऐड किया जुडिशरी को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जुडिशरी जो है तीन बड़े अदारे होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जॉन लॉक ने जुडिशरी को इंक्लूड नहीं किया था, इसने फिर इस सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट में जुडिशरी को भी इंक्लूड किया। कहा ये तीन बड़े अदारों के अलग अलग इंडिपेंडेंट जो हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, ठीक है। और इन दोनों ने जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने चेक्स एंड बैलेंस की भी बात की थी कि जो अदारे हैं ये एक दूसरे पे चेक्स रख सकते हैं। लेकिन जो मॉन्टेस्क्यू उसने ये कहा था कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अदारा है ये जुडिशरी पे चेक नहीं रख सकता, जुडिशरी इनसे भी ज़्यादा बढ़ के और वो इस पे चेक नहीं रख सकता, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स तीनों में इक्वली होगी। तो चेक्स एंड बैलेंस इसने इक्वली डिवाइड किया था कि इक्वली चेक्स रख सकते हैं कि कोई अपना अदारा अपनी पावर से ज़्यादा मुतजाविज तो नहीं कर रहा, अपनी एक्सेस पावर का जो है वो इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो ये बात हुई थी। फिर इसने जो लिबरल लॉज की बात की थी और उसके बारे में जो जिस तरह इसने कहा था कि प्रोटेक्शन ऑफ अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी इस तरह की बातें की थी वो सारी इसने भी उसको फॉलो किया था। लिबर्टी के बारे में इसने बात की थी, आज़ादी के बारे में बात की थी। फिर से सेपरेट ऑफ लॉज में इसने इंटरनेशनल लॉज की भी बात की, इसने पॉलिटिकल लॉज की भी बात की और इसने सिविल लॉज की भी बात की। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो लॉज के बारे में था ज़्यादा इसने उसके बारे में पॉलिटिकल थॉट्स थी और उसके बारे में अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया था। अपने नेक्स्ट वेस्टर्न फिलोसफर के बारे में जो है कार्ल मार्क्स। ये एक बहुत अहम फिलोसफर है जिसकी फिलोसफी आज भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इसके पॉलिटिकल थॉट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी ये 1818 में ये पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे वो भी एक लॉयर थे। तो उसके बाद इन्होंने जो ज़्यादा बात की थी वो मटेरियलिज्म और सोशलिज्म पे ज़्यादा बात की थी, कम्युनिज्म को ज़्यादा सपोर्ट किया था इन्होंने। इसका मतलब ये है सोशलिज्म का मतलब कि उन्होंने लोगों के लिए बेहतरी के लिए ज़्यादा बात की थी, आम आवाम जो होती है उसके फ़ायदे के लिए ज़्यादा बात की थी और वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थे। जो लेबर क्लास थी सोशलिज्म में या कम्युनिज्म की जो इसमें लेबर क्लास आती है, जो वर्कर्स आ जाते हैं, उसके बारे में बात की थी कि उनका जो राइट है वो कैपिटलिस्ट जो स्टेट होती है वो इन्फ्रिंज करती रहती है। तो इस वजह से जो उनका असल राइट है वो उनको पूरी तरह से मिल नहीं पाता। एंटी कैपिटलिस्ट थे, वो कैपिटलिस्ट की जो अगेंस्ट थे बिल्कुल उनके उसको प्रमोट नहीं करते थे और उनके अगेंस्ट बात करते थे। लेबर क्लास को इन्होंने नाम दिया था प्रोलिटेरियन क्लास का, उसमें यानी कि जो वर्कर्स उसमें आ जाते हैं, जो जितने भी लेबर्स उसमें आ जाते हैं, तो उसके बारे में बात की थी। अब हमारे आज भी हम देखें तो हमारे जो यूएस कंट्री है, यूएसए जो है वो एक कैपिटलिस्ट स्टेट है जो रूल करती है, जो कैपिटलिस्ट मतलब जो सरमायादार कंट्रीज होती हैं या जो इस तरह जो कोई बाकी कंट्रीज पे रूल कर रही होती हैं। तो जैसे एक यूएसए जो है वो एक सुप्रीम पावर, वो एक कैपिटलिस्ट स्टेट है। इसके बारे में हम देखें तो चाइना या रशिया जो है वो जो कंट्रीज़ हैं वो जो है वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो आज भी ये इन जो हमारा जो दुनिया है वो इन दोनों चीज़ों में विंग्स में जो है वो डिवाइड है और आज भी इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे। सोशलिज्म का कम्युनिज्म एक तरफ हो जाता है और कैपिटलिस्ट एक तरफ हो जाता है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। इसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन एक दिया था, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो इनकी जो फेमस बुक थी वो थी कम्युनिज्म मैनिफेस्टो, 1848 में आई थी। सेकंड इनकी जो फेमस बुक थी वो दास कैपिटल थी, तो वो आई थी 1867 में, जिसमें इन्होंने बात की थी थ्योरी ऑफ सरप्लस
वैल्यू। अब थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या थी कि लेट अस सपोज कि एक सरमायादार है, ठीक है, वो आता है, वो अपना सरमाया करने किसी कंट्री में आता है, तो उसमें जो उसका जो इंडस्ट्री के लिए जो लगाता है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो उस इंडस्ट्री में लगा देता है उसको, और उधर वर्कर्स अपॉइंट कर लेता है, प्रोलेटेरियन क्लास अपॉइंट कर लेता है, लेबर अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। तो वो जो काम है वो जो रॉ मटेरियल देता है, तो उससे जो लेबर क्लास है वो एक अच्छा फर्निश जो है वो मटेरियल बनाती है, और वो जो है आगे सेल होता है, वापस स्टेट में सेल होता है, तो उससे प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है, और वो प्रॉफिट कौन लेता है, वो कैपिटलिस्ट लेता है, ठीक है। जो कैपिटलिस्ट है वो, अब उसकी तो कोई मेहनत नहीं है, जो मेहनत है वो सारी लेबर क्लास की मेहनत है। तो इसके पॉइंट में ये इसने पॉइंट जो रेस किया था वो ये कहता है कि जो मेहनत है वो लेबर क्लास की है, और जो प्रॉफिट है वो सारा जो है वो कैपिटलिस्ट ले लेता है, वो सरमायादार ले जाता है, तो इसने तो कोई मेहनत नहीं की है। तो ये पॉइंट जो है वो ये रेस करता है, वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 100 रुपये का रॉ मटेरियल लेके आया है, तो वो जब लेबर क्लास ने बनाया है, तो वही मटेरियल जो है वो अब हो गया, जब बेचने जाते हैं तो वो हो गया 1000 रुपये का, ठीक है। जब 1000 रुपये का होगा तो वो इसे 900 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब ये जो 900 रुपये का जो प्रॉफिट है, इसमें से वो जो आधा प्रॉफिट है, मतलब फॉर एग्जांपल 450 जो रुपीज़ हैं वो जाने चाहिए लेबर क्लास को, लेकिन 450 रुपीज़ नहीं जाते हैं लेबर क्लास को, मतलब 50% वो कहता है कि लेबर क्लास को जाए, उसने ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन 450 भी इसको नहीं जाते, इसको तो क्वार्टर जो है उसका प्रॉफिट जाता है, और जो कि लेबर क्लास जो प्रोलेटेरियन क्लास है उसके साथ जाती है। तो इस पॉइंट को ये रेस करता है कि मेहनत जो ज़्यादा वर्किंग क्लास करती है, लेकिन जो है सरप्लस वैल्यू जो है, जो प्रॉफिट है वो ले जाता है कैपिटलिस्ट ले जाता है। इसके बाद जो हमने यहाँ पे देखी थी कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन जो है इसने दिया कि अब जो वर्कर है वो एक चीज़ बनाता है, वो एक कार बनाता है, जैसे कार बनाता है वो BMW बनाता है, इतनी मेहनत लगती है तो वो कार बनाता है, लेकिन वो उसी कार को लेने का वो हकदार नहीं होता, क्योंकि उसके पास वो जो है इतने पैसे नहीं होते कि वो उस चीज़ को ले सके। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन है कि वो ज़रूरत की एक चीज़ बनाता है, लेकिन उस ज़रूरत वो चीज़ वो खुद भी नहीं लेने का वो हकदार होता, वो क्यों बनाता है, ये पॉइंट ये रेज करता है, ठीक है। लेकिन इसका भी पॉइंट ठीक है, दूसरी डिबेट भी ठीक है, दूसरी तरफ ये डिबेट चलती है कि जो सरमायादार है वो ना आता, वो तो फिर इंडस्ट्रीज ना लगती, फिर इनको जॉब ना मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट होती, तो एक तरफ ये भी पॉइंट जो है वो रेज होता है। लेकिन हम इसमें मार्क्स की बात करते हैं तो उसने ज़्यादा जो है प्रोलेटेरियन क्लास के बारे में बात की है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का इसने कॉन्सेप्ट दिया है कि उसमें जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो ज़्यादा सरमायादारों के पास है, और जो वर्कर क्लास है वो उसमें बस पिस रही है, वो अपने जो है मेहनत का जो उन्हें सिला मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मार्क्स ने बात की है। बात करते हैं हम वेस्टर्न फिलोसफर मिकावेली के बारे में। मिकावेली जो थे वो थे 1469 फ्लोरेंस एक शहर था, वहाँ पे ये पैदा हुए थे, और इनकी जो 14 साल जो ज़िंदगी थी वो एज अ ब्यूरोक्रेट गुजरी थी। इन्होंने पहले क्लर्क काम किया, फिर इन्होंने एज अ चांसलर काम किया। तो इस तरह दौरान ही इनका जो टोटल सर्विस का था वो 14 साल तकरीबन बन गया था। और इनके जो 14 साल इस दौरान ये कि लाइफ स्पैन का था ना, उसमें जो ये इटली का एक शहर था फ्लोरेंस, वहाँ पे पैदा हुए थे, वहाँ के रहने वाले थे। तो ये जो 14 साल इनका दौरानिया था इस इटली में, वहाँ पे जो रेंसी का पीरियड था, वहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी पीरियड उस वक्त चल रहा था 14 साल इनकी ज़िंदगी में, जहाँ पे ये हो रहा था कि वहाँ पे बादशाहत की हुकूमत थी, किंग की हुकूमत थी, और जो किंग है वो वहाँ से चेंज हो रहा था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो रहा था। तो एक रेवोल्यूशन आ रहा था उस दौरानिया में। तो बाद में ये दोबारा किंग की हुकूमत में चेंज हो गया था, लेकिन पहले उस दौरान ये रेवोल्यूशन आ रहा था। तो इसने बहुत करीब से ये जो है एज अ ब्यूरोक्रेट इन्होंने देखा था उसमें कि कैसे जो ब्यूरोक्रेसी है वो चलनी चाहिए, कैसी हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि ये जॉब में भी थे, फिर एक रेवोल्यूशन भी सारा आ रहा था। तो एक करीब से इन्होंने सारा सिनेरियो देखा था। तो ये सारा जो डिटेल इसके बारे में वो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, वहाँ से आपने डिटेल इसकी सारा जो लेक्चर है वो सुनना है। उसके बाद जो है इलामा इकबाल ने इनको खिताब दिया था शार्प एजेंट ऑफ डेविल का, क्योंकि इनके जो बुक आई थी फेमस बुक जिसकी वजह से ये मशहूर है, द प्रिंस 1513 में इनकी ये बुक आई थी।
तो इस बुक में इन्होंने बताया था जो किंग है उसको हुकूमत कैसे करनी चाहिए, या किंग में ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके तहत वो हुकूमत कर सके। तो इसमें सबसे पहले इसने क्वालिटी बताई थी कि उसको एक्ट एज थिंक एज अ फॉक्स और एक्ट एज अ लॉयन करना चाहिए। ठीक है, लोमड़ी की तरह उसे चालाक होना चाहिए और शेर की तरह उसे काम करना चाहिए, करेजियस होना चाहिए उसमें। ठीक है, उसके बाद इसने और भी चंद खुसूसियात बताई थी कि उसे फोर्स का यूज़ सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, फिर उसे डिसीजन लेना आना चाहिए सही वक्त पे कि क्या डिसीजन लेना है, उसे प्रोपागेंडा करना आना चाहिए कि प्रोपागेंडा करना भी ज़रूरी होता है एक किंग को हुकूमत चलाने के लिए। उसके बाद उसको जो लोगों में उसे पॉपुलैरिटी हासिल होनी चाहिए, वो बेशक थ्रू उसकी काइंडनेस की वजह से हो, बेशक उसकी प्रोपागेंडा करने की वजह से हो, लेकिन अमंग मेजोरिटी उसे हासिल होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने दुश्मनों और दोस्तों को बेहतर तरीके से जानता हो। अव्वल तो उसके दोस्त और दुश्मन नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हैं तो वो दोस्तों से बहुत वफादार हो, एनिमीज को वो अपने दुश्मनों को पता हो कि इससे डरना है, वो इससे डर के रहें, इस तरह की उसकी होनी चाहिए। उसके बाद उसे सबसे अहम कि उसे वुमेन और प्रॉपर्टी से इसने कहा कि उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसे सबब बनते हैं कि जो किंग है वो अपनी जो सल्तनत है और पावर है उससे दूर हो जाता है, तो उसने इसको दूर रहने से कहा। फिर उसने कहा एक्ट एज अ फादर, किंग को ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, दोनों एक दरमियाना रवैया इख्तियार करते हुए ना चलना चाहिए। फिर उसने ये भी कहा कि एक्सपेंडिचर्स का जो है सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, एक्सपेसिव फजूल खर्च नहीं होना चाहिए और बेजा कंजूस भी नहीं होना चाहिए सही। इस तरह के कई सारे इसने ना बताए कि इनके असूल जिसकी वजह से इसकी जो पॉलिटिकल थॉट है वो फेमस है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने फिलोसफर के बारे में जिनका नाम था मिल, स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इन्होंने ये जो है 1806 में पैदा हुए और इन्होंने ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थे और एज अ सिविल सर्वेंट इन्होंने काम शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, वहाँ से इनका सारा जो काम है सिविल सर्वेंट का वो शुरू हुआ था। तो ये जो फेमस है फिलोसफर बहुत ज़्यादा फेमस है अपने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे, लिबरलिज्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, फर्स्ट ऐसे फिलोसफर थे तो इन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया था। तो इन्होंने ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनकी वो सोशल थ्योरी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में और पॉलिटिकल थ्योरी में बात की थी। ज़्यादा फेमस जो इनके है वो लिबर्टी है, लिबरलिज्म की थ्योरी है, तो उसमें इन्होंने ये बताया था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ थॉट, जो राइट ऑफ थॉट्स या फिर राइट ऑफ एसोसिएशन, राइट ऑफ स्पीच, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 28 ऐसे फंडामेंटल हमें राइट्स दिए हुए हैं, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सारा जो है वो लिबर्टी में आ जाता है, वो लिबरलिज्म में आ जाता है कि वो इंसान के प्रोटेक्टेड राइट्स हैं। तो वो उस सारे के बारे में जो है इसके इन्होंने ही उस पर बात की थी। तो इसमें राइट टू एजुकेशन आ जाता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन आ जाता है, और जितने भी हमारे लीगल राइट्स हैं या सिविल राइट्स हैं, राइट टू फेयर ट्रायल है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से प्रोटेक्शन का राइट है, वो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा लिबर्टी में आ जाता है। राइट टू ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाता है इसमें, और राइट टू मूव, राइट टू मेड ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन आ जाता है, या इस तरह के जो भी मतलब राइट्स इंसान के प्रोटेक्टेड राइट्स हैं वो सारे लिबरलिज्म में आ जाते हैं। तो इन्होंने सारों ने उस पर बात की थी। फिर जो ये स्टुअर्ट मिल हैं ये जो है स्टूडेंट रहे हैं बैंथम के, इनके ये स्टूडेंट रहे हैं, और बैंथम ने जो ज़्यादा बात की थी वो की थी यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे ही मिल ने ज़्यादा बात की थी। इसके बाद हम करते हैं इनके फिलोसफर, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इस पे ज़्यादा हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ये सारा लिबर्टी का जो लिबरलिज्म के जो फादर थे वो थे जॉन स्टुअर्ट मिल। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट फिलोसफर के बारे में। सेकंड लास्ट फिलोसफर हैं जो वो उनका नाम है बेंथम, और बेंथम जो थे वो स्टुअर्ट मिल के जो है वो टीचर रहे हैं, और ये जो थे वो मॉडर्न फादर कहा जाता है इनको, फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने बहुत प्रमोट किया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये है कि अगर लोगों का फ़ायदा, इसमें ज़्यादा लोगों के फ़ायदे को देखा गया था, तो इसमें इन्होंने जो बात की थी कि जो भी स्टेट के कानून है या जो भी इस तरह के
स्टेट लोगों में जितने भी लॉज बनते हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वो बेसिकली लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज़ की एडवोकेसी की थी कि फॉर एग्जांपल कहते हैं अगर इंसान अगर मर भी जाता है ना, तो उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके आँख है या दिल है या गुर्दे हैं, वो लोगों के काम आए, वो लोगों को या तो एक्सपेरिमेंट करें या जिनके पास नहीं है उनके काम आ जाएं। तो इस तरह भी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ना सिर्फ लॉ से, बाकी भी ज़रूरत जिस तरह भी फ़ायदा लोगों को पहुंच सकता है, जिस भी तरीके से पहुंच सकता है, तो इन्होंने कहा था उस तरह फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है ना, अगर 100 लोगों को मारना पड़े 1000 लोगों को बचाने के लिए, तो फिर ऐसा भी कर लेना चाहिए कि एक जो है जो बेगुनाह है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, बेशक जो है 100 गुनाहगार बच जाएं। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको बड़ा प्रमोट इन्होंने किया था कि लोगों की भलाई के, लोगों के फायदे के लिए। तो इन्होंने ये भी कहा था कि इसके कॉन्सेप्ट के तहत कि जब मैं मर जाऊं तो फिर जो मेरी जो ऑर्गन्स हैं, जो लंग्स हैं, जो आइज़ हैं या हार्ट है, वो लोगों के किसी काम आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, या जिसके पास नहीं है उसके काम आ सकते, तो उसको डोनेट कर दी जाए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसने मैंथन में दिया था। और एक इसका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स। इसने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बड़ा जो है बात की थी, जिसमें इसने ये बताया था कि लोगों के अगर कोई गलत काम होता है तो फिर उनको उनकी गलती पे जो उनकी पनिशमेंट बनती है वो देनी चाहिए। प्रिवेंटिव पनिशमेंट होती है, रोकने के लिए होती है, या प्रोहिबिटरी पनिशमेंट होती है, या रेफॉर्मेटरी पनिशमेंट्स होती हैं। इस तरह की जो पनिशमेंट्स की टाइप्स हैं उसके बारे में इसने एडवोकेसी की थी, उसके बारे में बताया था। बात करें अपने लास्ट फिलोसफर के बारे में, वेस्टर्न फिलोसफर जो कि था हेगल। हेगल जो था वो 18वीं सदी का फिलोसफर था, और इसने जो है वो लिबरलिज्म के खिलाफ था। इसने लिबरलिज्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया था, बल्कि उसे रिजेक्ट कर दिया था इस कॉन्सेप्ट को। और इसका जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी वो बेस्ड थी पॉलिटिकल थॉट, प्योरली जो है वो पॉलिटिक्स पर इसकी बेस थी। जितनी भी इसकी फिलोसफी थी वो पॉलिटिकल थ्योरी की रिलेटेड थी। इसने जो वाहिद एक ऐसा ये फिलोसफर था जिसने ये तमाम जो फिलोसफर थे इसकी कम्बिनेशन थी, इनका एक इंसाइक्लोपीडिया था, ये इस तरह कहा जा सकता है कि इसने नेचर को भी डिफाइन किया, इसने स्टेट को भी डिफाइन किया, इसने स्पिरिट ऑफ लॉज को भी डिफाइन किया, इक्वली इसने डिफाइन किया, उसके बारे में बात की, और इस तरह सारा ना। फिर ये एक ऐसा वाहिद फिलोसफर था, जैसे जो पिछले फिलोसफर से उन्होंने किसी ने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बात की, किन्होंने मोनार्क की फॉर्म की बात की, जिन्होंने टायरनी की बात की, इस तरह डिफरेंट फॉर्म की बात की। ये एक ऐसा वाहिद पॉलिटिकल फिलोसफर था जिसने डेमोक्रेटिक प्लस मोनार्क के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की। इसने कहा कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इन दोनों को बना के मिले, जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं होगी, ज़्यादा मोनार्क होगी तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो इन दोनों को मिला के जो एक गवर्नमेंट बनती है वो इसके हक में था, और इसने उस पर बात की थी। फिर इसने बात की थी कि जो गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी का वो जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के लिए जो है उसमें लोगों की बेहतरी, और इसने इंसान को अच्छा कहा था। इसने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया था कि जो इंसान है वो अच्छा है, और जो उसको चलाने के लिए अब जो हुकूमत चाहिए वो इस तरह की हुकूमत हो जो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इसने जो है स्टेट के ऊपर, इसने लोगों से ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा स्टेट के ऊपर इसने जोर दिया कि स्टेट की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्टेट की क्या ज़रूरियात होनी चाहिए जो उसने इंसान की पूरी करनी है। जैसे डेमोक्रेटिक और मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इसने बताया। तो इसने स्टेट के ज़्यादा जो उसकी जो रूल्स हैं उसे कैसे बनाने चाहिए, उसे लॉज कैसे बनाने चाहिए, उसके बारे में बात की। तो जी ये सब था एक क्विक रिव्यूज तमाम वेस्टर्न फिलोसफर, 11 वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में हमने एक जल्दी सा एक रिव्यू देखा है, एक ओवरव्यू देखा है। इनकी जो डिटेल लेक्चर्स हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, और जिनके नहीं मौजूद उनके भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने वो देख लेने हैं, वहाँ से डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।